4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमूमन मैं आपके सामने जो खबरें पेश करता हूं, लेकर आता हूं, वो हमारे भारत और देश से जुड़ी हुई खबरें होती हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसी खबर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं कि उस खबर से कनेक्टेड हमें चाहने ना चाहने के बावजूद भी होना पड़ेगा। पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन ने जिस प्रकार से रशिया पे हमला किया और उसके 1/3 बॉम्बर विमान जो न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर उड़ सकते थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसे में पूरी दुनिया यूरोप पुतिन के उस रिप्लाई का इंतज़ार कर रही है। ईश्वर से दुआ है बातचीत से मसला हल हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा है। ऐसा लगता है दोस्तों कि शायद हमने सुना था 1941 का वो नागासाकी हिरोशिमा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी और मेरी ज़िंदगी के अंदर भी एक ऐसा हमला हमें इंसानियत के ऊपर देखने को मिले जो सिर्फ हम किताबों में पढ़ा करते थे। मैं जब स्कूल में था तो नागासाकी हिरोशिमा के बारे में हम पढ़ा करते थे कि वहाँ जो एटमॉस्फेयर है 2 लाख सेल्सियस का हो गया था। 2 लाख 50 सेल्सियस 52 सेल्सियस पर रिकॉर्ड बन जाता है। और सुनने में ये आया था कि दशकों बीत गए, वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई किसी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। खैर, बात यह है दोस्तों कि यूक्रेन ने ये काम कैसे कर दिखाया। क्या यूक्रेन के अंदर इतनी हिम्मत थी? उसका बयान आया, खुद वो सामने आया ज़ेलेंस्की, और उसने कहा कि मैं 18 महीने से इस काम की कोशिशें कर रहा था। उसने ड्रोन, $300-400 का एक ड्रोन था, और लगभग 7 बिलियन का नुकसान रशिया को पहुंचा दिया एक ही झटके में। ट्रक्स के माध्यम से कुछ जो कह सकता हूं कि वो ड्रोन्स गए और वहां जाकर के उसने बमबारी करके वो तमाम उसके जो विमान थे जिनको बॉम्बर कहा जा रहा है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब पुतिन साहब भी काम करने वाले हैं इस्तांबुल में, टर्की के अंदर। उनकी बात भी हुई कल। 6000 सैनिकों का आना जाना भी हुआ। यूएई कराता है पहले से ही। इन दोनों की लड़ाइयाँ एक ज़माने से चल रही हैं, यूक्रेन और रशिया की, लेकिन इनका जो प्राइजनर्स का बाकायदा ट्रांसफ़र है वो ईज़िली हो जाता है। 1 घंटा वो बात चली, उसके अंदर कोई ऐसी ट्रूस की बात नहीं हुई। पुतिन के रिस्पॉन्स से पूरी दुनिया स्तब्ध है। यूरोप जो है उसने अपने सिविलियंस को इस प्रकार की गाइडलाइन जारी कर दी कि वो अपने घरों में इंतज़ाम करके रखे, तमाम तरह की चीज़ें। मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाले वक्त में क्या होगा कि आपकी और मेरी आंखें क्या उस चीज़ को देख पा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके पस मंज़र में आपको जाना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा। देखिए 2014 में ज़ेलेंस्की आया था। मैं अपने 50 वक्तव्यों में कह चुका कि क्या आप सोचते हैं कि कॉमेडियन अपने आप आ जाएगा? मैं तो सीरिया के अंदर जो जोलानी है उसको भी अपने आप नहीं मानता हूँ। एक गोली चले बिना वो वहाँ पर आ गया और बशरुल असद जो है वो भाग गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ताकतें कौन हैं जो इस तरह के किरदार को कभी हीरो बना देती हैं, कभी ज़ीरो बना देती हैं। बात यह है कि ज़ेलेंस्की कॉमेडियन था, अचानक वो आया और यूक्रेन का राष्ट्रपति बन गया, और उसके बाद से जो उसकी हरकतें बराबर हैं, यूरोप को जो वो रास्ता देना चाहता है रशिया के मद्देनज़र, हालांकि रशिया भी वहाँ पर जुल्म सितम की इंतहा पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आखिरकार जब ट्रूस की बात चल रही है और विटकॉफ को लगा दिया था राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने कि किसी प्रकार से बातचीत करा दी जाए, उधर नेतन्याहू नहीं मान रहा था, इधर ये ज़ेलेंस्की नहीं मान रहा था। हालांकि किसी प्रकार से अमेरिका ने अपना हित तो इसके अंदर साध लिया कि यूक्रेन के अंदर जो मिनरल्स हैं उसका मुआहदा हो गया है, लेकिन बात यह है कि जो रशिया के साथ ट्रूस होने की बात थी वो नहीं हो पाई है। विटकॉफ उसके अंदर असफल रहे। अब ऐसे समय में अचानक उसने ऐसा कर दिखाया। अब ये देखिए, रशिया हुआ, कोरिया हुआ, चीन हुआ, ये तमाम जो एक बहुत बड़ा जंग है, बहुत बड़ी बेल्ट है। और आप देखिए कि ट्रम्प जब से आए हैं दर्जनों बार बोल करके अपनी बातों को पीछे चले गए, लेकिन शी जिनपिंग और पुतिन ये बहुत कम और संतुलित बात करते हैं और इनकी बातों को दुनिया बड़ी सीरियसली सुनती है। ये चुप्पी जो इस समय छाई हुई है दोस्तों, हो सकता है आपका जो हमारा प्लान बना हुआ है ना कि ये सुभाषपा का जो बंदा है उसकी विधायकी छीन ली गई है और सुभाषपा के राजभर जो है, ये जो बातें हम करते हैं ना रोज़ाना रात दिन करते हैं हम,
और ये जो चलती हैं आपस में यात्रा में, मस्जिद के बाहर दे मारा है, अजान बंद करा दी है, इन बातों से बाहर आ जाइए। दुनिया किसी और मरहले पर है। G7 पर मोदी जी को नहीं बुलाया गया है, इसके मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा, लोगों की बातें सुन रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब डेमोक्रेसी ज़िंदा होती है तो दुनिया के अंदर इस्तकबाल होता है। फिर निक्सन इंतज़ार करता है इंदिरा गांधी का। खैर, मैं अपनी बात पर आ जाता हूं। तो क्या आपकी और मेरी आंखें वो नरसंहार देखने जा रही हैं जो यूरोप में होने वाला है? चूँकि पुतिन की जो चुप्पी, हालांकि मैंने कल ही रात ये सुना कि ट्रम्प साहब जो हैं वो शी जिनपिंग से फ़ोन पर बात करने वाले हैं। हालांकि अगले हफ्ते उनकी मीटिंग कुछ प्रस्तावित है, अभी श्योर नहीं है, लेकिन फ़ोन के बारे में कहा जा रहा है कि 24 घंटे में शायद कोई कॉल अरेंज की जा रही है। वो इसी मद्देनज़र बात करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि रशिया और चीन जिस प्रकार से इस समय बहुत आपस में, मतलब मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त इत्तेहाद उनका है, क्या इस समय उस पर जो इतना बड़ा हमला हुआ है तो यूक्रेन को बिना सबक के क्या पुतिन छोड़ देंगे? लेकिन यूक्रेन के साथ जो दुनिया पे इसके असरात पड़ने वाले हैं, आप पर मेरे पे जो असरात पड़ने वाले हैं, उसके ही बारे में 1-2 मिनट बात करनी है। और बात ये भी करनी कि ज़ेलेंस्की को किसने भड़काया। क्या ट्रंप को मालूम नहीं था? क्या यूरोप को मालूम नहीं था? ऐसा संभव नहीं हो सकता। ये हो सकता, चलिए हो सकता है ट्रंप साहब को ना पता हो, लेकिन यूरोप को ना पता हो। ये पोलैंड, ये जर्मनी, ये इटली जो काम कर रहे हैं एक ज़माने से, आप समझ रहे हैं यूक्रेन अभी तक लड़ रहा था, रशिया ने उसको कंप्लीटली डिफीट क्यों नहीं थी, क्यों कब्ज़े नहीं किए? 4 जगह पे वो कब्ज़ा कर चुका है, 5वीं की बात चल रही थी। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये अकेला ज़ेलेंस्की ऐसी हरकतें कैसे कर बैठता है? इतनी तगड़ी लड़ाई इतने लंबे समय तक कैसे लड़ी? क्योंकि यूरोप को उसको मद्देनज़र साथ था। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार रशिया यूक्रेन की लड़ाई क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, यूक्रेन के बाद समंदर शुरू होता है, ठीक सामने इस्तांबुल है, यानी कि टर्की है। वहाँ से इसको कहा जाता है गेट ऑफ द यूरोप, यूरोप का गेट कहलाता है ये। और पुतिन का कहना ये है कि ये नेटो है, 32-34 देशों की जो ये फ़ौज है, ये जो पूरा यूरोप का बना हुआ है, ये मेरे यहाँ समंदर कूद के यहाँ ना आ जाए। यूक्रेन चाहता था यहाँ पर आ जाए। ये असल लड़ाई थी। वो अपने गेट पर नहीं चाहता है नेटो को और यूरोप को। यूरोप चाहता है कि वो वहाँ पर आ जाए, चूँकि मिनरल्स हैं, गेहूँ हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन का जो वर्चस्व है उसको कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि पुतिन भी और रशिया भी एक ताकत तो है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि यूक्रेन का ज़ेलेंस्की तो ये काम कर गया, लेकिन हमें और आपको चेतने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस समय दुनिया धड़ों में बढ़ गई है। ये सोचेंगे अगर आप कि हम कह देंगे कि नहीं ये युद्ध का टाइम नहीं, बुद्ध का टाइम है, तो अभी तो आप खुद कहना है मोदी जी कि हम जो है वॉर में हैं। बात यह है कि हमारा तो छोटा सा कन्फ्लिक्ट हुआ, 83 अरब डॉलर का नुकसान बताया जाता है। पाकिस्तान को जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, 1-2 दिन पाकिस्तान अगर और सामने आ जाता तो वहाँ पे बिल्कुल ही बात ख़त्म हो जाती। मैं आपको बता दूँ ईमानदारी की बात, उसकी फाइनेंशियल हालत ख़राब है। हालांकि दुनिया उसके पक्ष में खड़ी है। देखा हमने कल वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात कह दी है। वो अजीब व गरीब मुल्क है, कूटनीतिक में कैसा आगे बढ़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक आजकल का 2-4 दिन का जो समय गुजर रहा है, ये हफ्ते भर का जो समय गुजर रहा है, इसके अंदर दुनिया अगर आगे नहीं आई तो आपके मेरे सामने भी एक ऐसी त्रासदी आ सकती जिससे कोई नहीं बच सकता। और उसके बाद अगर एक बार न्यूक कुछ वेपन्स इस्तेमाल कर लिए गए हैं, कर लेगा अगर रशिया, तो समझ लीजिए फिर दुनिया किस महाने पर पहुंचेगी। आप संबंध में लड़ाई लड़ते रहिएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।